फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एमपीपीएससी से रिलेटेड एक नया वीडियो बनाया है जिसका टॉपिक है भारतीय शासन अधिनियम 1935, जो कि हमारे भारत के संविधान शासन प्रणाली एक टॉपिक है, एक यूनिट है जो कि एमपीपीएससी प्री के एग्ज़ाम का फर्स्ट पेपर का एक यूनिट है, जिसमें भारत के संविधान शासन प्रणाली के बारे में एक यूनिट है। उसी से रिलेटेड एक ये टॉपिक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935। और मैं आपको बता दूं कि इसके एक पहले का वीडियो जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 टॉपिक था, तो उसका वीडियो मैंने अपने चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी में डाल दिया है। तो यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और ये एक और वीडियो है जो कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 क्या था, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में। तो इन सभी जितने भी इसमें पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं उन सभी को आप नोट्स जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि सारे पॉइंट्स इसमें आपके कवर हो सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने वीडियो की ओर चलने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की ओर, देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड, भारतीय शासन अधिनियम 1935 क्या था, तो उसके बारे में देख लेते हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते जाएंगे उनके बारे में मैं बताता जाऊंगा आपको। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1935 के अधिनियम एक्ट ऑफ 1935 द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड? तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी तथा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। ठीक है ना, द्वैध शासन स्थापित किया गया किस एक्ट के थ्रू? तो 1935। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये इन्हीं में से बीच में क्वेश्चन निकालकर एमपीपीएससी पूछता है हर बार। तो ठीक है, देखते जाइए और नोट भी करते जाइए। गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार देकर संघीय व्यवस्थापिका को शक्ति विहीन बना दिया गया तथा मुस्लिम लीग ने प्रांतीय स्वायत्तता की मांग पर जोर दिया गया था, मतलब ताकि मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों में वे स्वतंत्र और केंद्र से मुक्त रह सके। तो किसमें क्या बता रहा है फ्रेंड कि जो द्वैध शासन इस लागू किया गया था इस एक्ट के तहत, और गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार देकर संघीय जो व्यवस्थापिका थी उसको शक्ति विहीन कर दिया गया। सारे मतलब कि ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल थे वो गवर्नर जनरल को सौंप दिए गए थे। और मुस्लिम लीग ने क्या किया था उस समय? तो प्रांतीय स्वायत्तता की मांग करके मतलब मांग की और जोर दिया प्रांतीय स्वायत्तता के लिए, ताकि मुस्लिम जो बहुल इलाके थे वहाँ पर उनकी सरकार बन सके और वे स्वतंत्र और केंद्र से मुक्त रहकर वहां पर सरकारें चला सकें। ऐसा किसने किया था? तो मुस्लिम लीग ने जोर दिया था, प्रांतीय स्वायत्तता की मांग रखी थी इस एक्ट के, मतलब कि इस एक्ट में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला, थोड़ा आगे देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में। अतः इस अधिनियम में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। अब जब मुस्लिम लीग ने जोर दिया था तो उसके बाद इसमें इस अधिनियम में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। और कांग्रेस तथा अन्य दल इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस, जो मुस्लिम लीग तो संतुष्ट थी, लेकिन जो कांग्रेस और अन्य दल थे इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे। ठीक है ना, और देसी रियासतों के शासकों ने संघ योजना के प्रति कुछ रुचि नहीं दिखाई। जो देसी रियासतों के शासक थे उन्होंने संघ योजना की जो इन्होंने संघ के ब्रिटिशर्स के द्वारा ये योजना लाई गई थी एक्ट अधिनियम, तो उसमें कोई विशेष रुचि उन्होंने नहीं दिखाई थी देसी रियासतों के राजाओं ने। अतः इस अधिनियम का संघीय भाग लागू नहीं हो सका। मतलब इस अधिनियम को जो संघीय भाग था जो कि केंद्र पर वो था तो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था। ठीक है ना, और प्रांतीय स्वायत्तता का इतना विरोध नहीं हुआ था। मतलब विरोध देखिए, प्रांतीय क्या बता रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता जो मिली थी इस एक्ट के तहत तो उसका विरोध तो हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। तो अतः इस अधिनियम को प्रांतीय क्षेत्रों में 1 अप्रैल 1937 में लागू कर दिया गया। जब इतना ज़्यादा विरोध नहीं हुआ देखते हुए इसको, तो अंग्रेजों ने इस अधिनियम को प्रांतीय क्षेत्रों में कब लागू कर दिया? तो 1 अप्रैल 1937 में लागू कर दिया। ये डेट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे नोट कर लीजिएगा। 1 अप्रैल 1937 में लागू कर दिया गया। उसके बाद प्रांतों में चुनाव कराए गए। जब ये प्रांतीय क्षेत्र में स्वायत्तता लागू कर दी गई तो उसके बाद प्रांतों में चुनाव कराए गए। फलस्वरूप 6 प्रांतों बम्बई, मद्रास, बिहार,
बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत में कांग्रेस को कांग्रेस को जो है बहुमत प्राप्त हुआ। और इसके बाद 3 प्रांतों बंगाल, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस को सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए। मतलब कि जो इन 6 राज्यों में तो उसे कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया, लेकिन इन 3 राज्यों में कांग्रेस बहुमत में तो नहीं आई, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें मतलब कि उसने जीत ली थी, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। और 2 और प्रांतों पंजाब और सिंध में कांग्रेस को नहीं के बराबर स्थान, मतलब कि जो 2 प्रांत थे पंजाब और सिंध, यहाँ पे कांग्रेस का मतलब कि अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, बहुत बुरी तरह से प्रदर्शन रहा। और यहाँ पर मुस्लिम लीग को ज़्यादा मतलब वोट मिल गए, और तो उसकी वजह से मुस्लिम लीगों की सीट ज़्यादा थी, तो उसने बहुमत से सरकार बना ली थी इन 2 प्रांतों में, ठीक है। इसके बाद थोड़ा देखते हैं 1935 के अधिनियम की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला देखते हैं 1935 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, तो 1935 जो 35 का अधिनियम था उसके द्वारा संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। इस संघ को ब्रिटिश प्रांत, कुछ भारतीय रियासतें जो संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी, मिलकर बनाया गया था। और जी संघात्मक सरकार थी, इसको कैसे बनाया गया था, तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो थे, ब्रिटिशर्स के अंतर्गत जो प्रांत आते थे, और कुछ भारतीय रियासतें थी जो कि संघ में शामिल नहीं होना चाहती थी, उन सभी से मिलकर बनाया गया था, ठीक है ना, इस संघात्मक सरकार को। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। 1935 का जो अधिनियम था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद ये केंद्रीय सरकार की कार्यकारी शक्ति गवर्नर जनरल में निहित थी। जो कार्य करने की जो सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास निहित कर दी गई थी इस एक्ट के तहत, तो गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, ठीक है ना, केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी शक्ति। इसके बाद संघ में प्रशासन के विषय 2 भागों में विभक्त थे। जो संघात्मक सरकार बनी थी उसमें प्रशासन करने के जो विषय थे कि भारत में कैसे प्रशासन किया जाएगा, तो वो 2 भागों में विभक्त थे, एक हस्तांतरित और एक रक्षित, 2 प्रकार से, ठीक है। इसके बाद रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजाति क्षेत्र सम्मिलित थे। और इसके बाद बाकी सारे जो विषय थे वो हस्तांतरित ग्रुप में आते थे, मतलब कि उनको छोड़कर जो ऊपर मैंने आपने पढ़ा कि यहाँ पे रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, धार्मिक विषय, जनजाति क्षेत्र थे, और बाकी जितने भी विषय होते थे वो किस में आते थे, तो वो हस्तांतरित ग्रुप में रखे जाते थे। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, तो सन 1935 के अधिनियम के प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। जो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, और देखा आपने कि ऊपर देखा कि इसी के समय पर चुनाव भी कराए गए थे प्रांतों में, और प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का, जो प्रांत के विषय थे फ्रेंड, उन पे विधि बनाने का अधिकार, विधि कानून बनाने का अधिकार किसको था, तो प्रांतों को ही दे दिया गया था। किस अधिनियम के तहत, तो 1935 के शासन अधिनियम के तहत, ठीक है। और इसके बाद प्रांत की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित होती थी तथा इसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार की तरफ से करता था। जो प्रांत की जो कार्यपालिका शक्ति होती थी वो किस पर निहित होती थी, तो गवर्नर में होती थी, ठीक है ना। और वो इस जो शक्ति का प्रयोग कैसे करता था, ब्रिटिश सरकार की तरफ से करता था। और गवर्नर जनरल के सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से होते थे। जो गवर्नर जनरल जो होता था वो जो भी कार्य करता था वो मंत्री परिषद जो बनी होती थी हर प्रांत की, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सलाह ले लेकर ही काम करता था। जैसे कि आज आप देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री होता है वो कोई भी कार्य करता है, किसी भी राज्य के, भारत का कोई भी मुख्यमंत्री है तो कोई भी कार्य करता है तो पहले अपनी मंत्री परिषद की सलाह ले लेता है, उसके बाद ही कोई कार्य करता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये पूरा उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो भी इसी तरह की कार्य प्रणाली चलती थी, जिनके लिए वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था। गवर्नर जनरल जो था, जो मंत्रिपरिषद की सलाह से कोई भी कार्य करता था, और जिसके लिए वह किसके प्रति उत्तरदायी था, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी था, ठीक है। और इसके बाद केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे। केंद्रीय जो विधानमंडल था उसमें 2 सदन थे, कौन कौन से, विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, एक विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। और इसमें विधानसभा में 375 सदस्य थे, जिसमें 250 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, जो मतलब ब्रिटिशर्स के कब्जे में प्रांत थे उनमें से, तथा 215 सदस्य, यहाँ पे 115 होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कर लीजिएगा 115, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे 115 सदस्य जो थे वो किससे थे, भारतीय रियासतों से थे, ठीक है ना। यहाँ 200 से 115 सदस्य भारतीय रियासतों से होते थे। और फिर क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं,
इसमें विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता था। तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? 5 वर्ष का होता था। तो गवर्नर जनरल को विघटित करने की शक्ति प्राप्त थी। तो जो गवर्नर जनरल होता था उस फ्रेंड्स, तो उसको विघटित करने की शक्ति प्राप्त थी। किस चीज़ को? तो विधानसभा को। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड कि ये जो विधानसभा है, आज की हमारी आप लोकसभा जो देखते हैं केंद्र सरकार में, उसी तरह ये विधानसभा उस समय पर थी, ठीक है। और अभी आज तो आप लोकसभा देखते हैं, तो उसके स्थान पर पहले क्या था? तो विधानसभा। और जो राज्यसभा आज चलती है उसके स्थान पर क्या था? तो विधान परिषद हुआ करता था उस समय पर, ठीक है। तो राज्य परिषद जो यहाँ पे राज्य परिषद जो है, जो यहाँ पे देखिए एक विधानसभा था जो कि आज के लोकसभा की तरह था, और जो राज्य परिषद था वो आज के राज्यसभा की तरह काम करता था। तो जो राज्य परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो 260 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है ना, उस समय पर। और इसके बाद देखते हैं अपन आगे, देखते हैं क्या है। तो 260 सदस्य, और राज्य परिषद एक स्थायी संस्था थी जिसके 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। तो जो राज्य परिषद हुआ करती थी फ्रेंड, तो वो एक स्थायी संस्था थी जिसके तहत 1/3 जो 1/3 सदस्य थे वो प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते थे। जैसे कि आज आप देखते हैं कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय राज्य परिषद के 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे, और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, किसी विधेयक पर गतिरोध की दशा में, किसी जो विधेयक यदि कोई होता था तो उस पर यदि गतिरोध की दशा में गवर्नर जनरल जो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था। ठीक वैसे ही फ्रेंड्स, जैसे आज यदि कोई भी विधेयक है उस पर गतिरोध है तो जो राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त अधिवेशन की बुलाता है। ठीक उसी तरह से पहले जब भारत की आज़ादी से पहले कोई भी विधेयक पर गतिरोध होता था तो 1935 के एक्ट के जो बना था उसके तहत संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता था? तो गवर्नर जनरल बुलाता था। इसके बाद क्या है, सन 1935 के अधिनियम के द्वारा कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। 1935 का जो अधिनियम था, कुछ प्रांतों में क्या की गई थी? द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। उच्च सदन विधान परिषद तथा निम्न सदन विधानसभा कहलाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर जो लोकसभा का की तरह कौन था? तो विधानसभा, और राज्यसभा की तरह कौन था? तो विधान परिषद था। और वित्तीय विधेयक गवर्नर की पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते थे। जो कोई भी वित्तीय विधेयक यदि पेश करना होता था तो क्या कैसे पेश किया जाता था? तो वो गवर्नर की पहले अनुमति ले ली जाती थी, उसके बाद ही पेश किया जाता था। इसके बाद आगे क्या है, कोई भी विधेयक बिना गवर्नर की अनुमति के कानून नहीं बन सकता था, ठीक है। उस समय भी क्या था कि बिना गवर्नर की अनुमति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता था। ठीक वैसे ही जैसे कि अभी जैसे कोई भी विधेयक के कानून बनना है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना वो कानून नहीं बनता है, तो ठीक वैसे ही पहले भी ये व्यवस्था थी। इसके बाद 1935 के अधिनियम में विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। जब 1935 का अधिनियम आया था तो उसमें 3 विषयों को शामिल किया गया था। कौन कौन से? एक संघ सूची, एक प्रांतीय सूची, एक संवर्ती सूची। तो जैसे कि आज है फ्रेंड, तीनों सूचियां आज भी आपको देखने को मिलेंगी, संघीय सूची और संवर्ती सूची और जो एक केंद्रीय सूची। ये प्रांतीय सूची पहले हुआ करती थी, लेकिन अब जो है तो अभी क्या है भारत में, तो संघ सूची, एक राज्य सूची और संवर्ती सूची। लेकिन उस समय पे राज्य सूची की जगह पर प्रांतीय सूची करके नाम दिया गया था वहाँ पे। तो देखते हैं कि संघ सूची में क्या था। तो इसमें 59 विषय हुआ करते थे इस अधिनियम के तहत, और अखिल भारतीय हित के विषय में इसमें आते थे। जो अखिल भारतीय हित के विषय थे इस किस में आते थे? वो संघ सूची के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद देखते हैं प्रांतीय सूची में किस में जो कितने विषय थे? तो ये 54 विषय हुआ करते थे प्रांतीय सूची में, और इसमें स्थानीय मुद्दे शामिल थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला कौन है, तो ये है अगला संवर्ती सूची में क्या थे? तो संवर्ती सूची में 36 विषय हुआ करते थे, और वे विषय प्रांतीय हित के विषय थे। प्रांतीय हित के विषय थे ये कौन? तो प्रांतीय हित के विषय थे जो संवर्ती सूची में आते थे। और इसके बाद 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। जो 1935 का अधिनियम आया था फ्रेंड, उसके द्वारा एक संघीय न्यायालय की भी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा कि
जो नेहरू जी थे उन्होंने 1935 के अधिनियम के बारे में क्या कहा था, यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है। क्या कहा था 1935 अधिनियम के बारे में कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी के समान है, ठीक है ना। तो ये आप स्टेटमेंट याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो 1935 में जो अधिनियम आया था उसके बारे में नेहरू जी ने दिया था, ठीक है ना। तो इसमें से जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए फ्रेंड, उन सभी को आप नोट जरूर कर लीजिएगा और हर एक पॉइंट को आप एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, ताकि यदि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे हम नेक्स्ट डे की नए टॉपिक पर। आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।